रूबी अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पार्ट 3 है और ये लास्ट आपका पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा नहीं है, फिर इसके बाद हम कामायनी शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का समस्त काव्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। उनके काव्य के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक कथन दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त का समस्त काव्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय भावना से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय भावना से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें इसी आंसर को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय काव्य से हमारा अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें किसी राष्ट्र के गौरव का गुणगान, स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता के निर्मित आत्मोत्सव की प्रेरणा, उसकी अखंडता की सुरक्षा के निर्मित एकता के सूत्र में आबद्ध रहने के प्रोत्साहन एवं मातृभूमि एवं मातृभाषा के प्रति अटूट श्रद्धा के जागरण का वर्णन किया गया हो। तो देखिए राष्ट्रीय काव्य किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय काव्य उसे कहा जाता है ऐसा काव्य जिसमें किसी भी राष्ट्र के गौरव की बात की गई हो, यानी कि उस राष्ट्र में क्या क्या हुआ, कौन कौन महान लोग उसमें हुए, कौन से क्रांतिकारी हुए, इस तरीके की जो गौरव में बातें होती हैं उनके बारे में बात की जाए, स्वाधीनता की बात की जाए, स्वतंत्रता की बात की जाए, ठीक है, आत्मोत्सव की प्रेरणा दी जाए और उसकी अखंडता की सुरक्षा के लिए जब एक सूत्र में बंधने के तरीके बताए जाए या प्रोत्साहन दिया जाए कि किस तरीके से एक सूत्र में बंध के कहा जा सकता है, उसकी मातृभूमि मातृभाषा के प्रति अटूट श्रद्धा के जागरण का जब वर्णन किया जाए तो वो काव्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय काव्य कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्यधारा। राष्ट्रीय काव्यधारा का उल्लेख अनंत काल से हिंदी साहित्य में देखने को मिलता रहा है। सर्वप्रथम वीरगाथा काल में राष्ट्रीय भावों का क्षणिक उल्लेख मिला है। राजपूतों एवं क्षत्रिय पुत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए चारण कवि शत्रुओं के विरुद्ध शौर्य एवं पराक्रम दिखाने के लिए प्रेरणा दिया करते थे, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज गासो, हमीर गासो, संदेश वासक एवं आलाखंड आदि कृतियों में मिलता है, जो तत्कालीन राष्ट्रीय वातावरण से युक्त राष्ट्रीय भावों को प्रकट करती हैं। किंतु यथार्थ में ये सभी रचनाएं अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण से एक रियासत के राजा को दूसरी रियासत के राजा के विरुद्ध उत्तेजित कर राष्ट्र की अखंडता में बाधा पहुंचाने का कार्य करते थे। देखिए राष्ट्रीय काव्यधारा का अगर हम उल्लेख करें तो हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये पहले से ही देखने के लिए मिलता है। कब से? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल कौन सा है? जो हमारा आदिकाल है उसे ही वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो वीरगाथा काल से ही हमें ये देखने के लिए मिलता है जो राजपूत हुए, जो क्षत्रिय पुत्र हुए, ठीक है, उनमें उनका किस तरह से युद्ध हुआ, ठीक है, उनके शौर्य के, उनके पराक्रम की जो बातें की जाती हैं, जो हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? पृथ्वीराज गासों में, हमीर गासों में, संदेश वासक, आलाखंड, इन सब में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय वातावरण, राष्ट्रीय भाव हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि यथार्थ में ये सभी, यथार्थ मतलब सच में, ठीक है, सच में ये सभी रचनाएं अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण, यानी कि छोटा सा दृष्टिकोण से एक रियासत के राजा को दूसरे रियासत के राजा के विरुद्ध उत्तेजित कर राष्ट्र की अखंडता में बाधा पहुंचाने का कार्य करती हैं। तदंतर रीतिकाल में भारत राष्ट्रीय औरंगजेब की क्रूर एवं बर्बर कलाकृतियों को नष्ट करने की प्रकृति एवं भव्य मंदिरों के स्थान पर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाना और हिंदुओं के धर्म को प्राय नष्ट करने का विरोध छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह आदि ने अपनी तलवार उठाकर किया और इनको प्रोत्साहित करने के लिए भूषण, गोरेलाल, कविसुदन और गुरु गोविंद सिंह आदि ने नवजागरण का मंत्र अपनी रचनाओं में फूका। आगे देखिए, कुछ आलोचक इसको मुस्लिम शासक के विरुद्ध उच्च क्रांति का स्वर होने के कारण राष्ट्रीय काव्यधारा में नहीं मानते, किंतु क्रूर, अत्याचारी एवं अन्यायी शासक, चाहे वे किसी भी जाति का हो, उसके विरुद्ध जनजागरण का कार्य करना राष्ट्रीय कार्य है, ठीक है। तदोपरांत यानी कि उसके बाद आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी राज्य की लूट खसोट व राज्य करो और फूट डालो जैसी घृणित कूटनीति के विरुद्ध में समाज सुधार, देश प्रेम, नारी शिक्षा और भारतीय संस्कृति के अतीत गौरव का गुणगान किया और ऐसी ही विचारधारा का अनुसरण बाल मुकुंद गुप्त,
प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और राधा चरण गोस्वामी आदि ने किया। देखिए, जब आप किसी भी काल की बात करेंगे तो उस काल की बात करते समय उस काल में जो भी कवि हुए हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आदि का प्रयोग है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो नाम दिए गए हैं वही नाम आपको लिखने हैं। तो भारतेंदु काल के जो मुख्य कवि हैं, बाल मुकुंद गुप्त हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बद्री नारायण चौधरी हो गए, राधा चरण गोस्वामी हो गए, तो इनका नाम हमने यहाँ दे दिया है। ठीक है, आपको जो भी नाम याद है, जितने भी याद रहे आप वो लिख के आदि लिख सकते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग में आकर राजभक्ति की पूर्ण उपेक्षा करते हुए राष्ट्रीय भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं सर्वाधिक मात्रा में लिखी गईं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शंकर शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी आदि कवियों ने तत्कालीन राष्ट्रीय स्थिति का चित्रण कर जनमानस को जागरण का संदेश दिया। ठीक है, तो लोगों को जागरण का संदेश किसने दिया? जो द्विवेदी काल के यानी द्विवेदी युग के जो कौन थे? कवि थे। ठीक है, उनमें कौन कौन आते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, पंडित रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शंकर शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ये सभी किसमें आते हैं? द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें राजभक्ति, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय भक्ति या राष्ट्र की जो स्थिति थी, तत्कालीन राष्ट्रीय स्थिति का चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार आधुनिक छायावादी कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ने जन जन के हृदय में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए अतीत के गौरव का गुणगान किया। आगे देखिए, छायावादियों के अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल द्विवेदी, शिव मंगल सिंह सुमन आदि कवियों ने राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भक्ति व राष्ट्रीय भावों को जगाने का कार्य किया, किंतु सर्वाधिक सराहनीय कार्य जिसमें राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति, धर्म रक्षा और भारतीय संस्कृति का गुणगान किया है वह मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में ही देखने को मिलता है। ठीक है, जो विशेषताएं गुप्त जी के साहित्य में देखने को मिलती हैं वह निम्नलिखित है। अब यहाँ पे गुप्त जी का जो साहित्य है उसमें हमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने के लिए मिलती है वो देखिए। पहली विशेषता है सामाजिक युगानुकूलता। इसमें क्या है? गुप्त जी के साहित्य सर्जन के प्रारंभिक समय में सामाजिक छुआछूत, बहुविवाह, सामाजिक विषमताओं, बाल हत्या, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि गुणियों से ग्रस्त था। उन गुणियों से मुक्त कराने के लिए निमित्त महर्षि दयानंद एवं महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वार्थपरक, सामाजिक असमानता, हिंदू मुस्लिम भेदभाव एवं छुआछूत की भावना को त्याग कर समाज मानवता की ओर अग्रसर हो रहा था। गुप्त जी ने भी अपने समय की उक्त सामाजिक कुरीतियों को अपने साहित्य में व्यक्त किया है। निम्न वर्ग व अछूत वर्ग को श्रेष्ठ मानते हुए अछूत होने में सौभाग्य माना है। जैसे अब वो पंक्ति कहते हैं, पूत कर्म कर मातृभूमि के बनो विशेष सपूत, छूत बुरी है अहो भाग्य है यदि हम हुए अछूत। दूसरी हमें विशेषता मिलती है नारी की महत्ता। गुप्त जी ने अपने साहित्य में नारी की महत्ता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने नारी के प्रति वासनागत दृष्टिकोण का बड़ा ही है माना है। गुप्त जी ने जहां एक ओर नारी को परिष्कृत होने की प्रेरणा दी है, वहीं नर के नारी के प्रति शांकुल एवं अविश्वासी दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया है। देखिए, उस समय में क्या होता था कि जो औरतें थी, जो नारी होती थी, ठीक है, उनके प्रति सिर्फ उनका काम कितना था, उन्हें घर लाया जाता था, बच्चे करवाए जाते थे और घर के कामों में उलझा दिया जाता था। इतना ही नारी का अस्तित्व उस समय बांध रखा था, उतनी ही उनकी सीमा रख रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने इस चीज का है किया, यानी उस चीज का विरोध किया, उस चीज को बुरा माना। और गुप्त जी ने एक और नारी को परिकृष्ट होने की प्रेरणा दी, यानी उन्हें आगे बढ़ने की, उन्हें बाहर निकलने की प्रेरणा दी। और वहीं नर के नारी के प्रति शांकुल, यानी जो पुरुष होता है जब वो नारी के ऊपर शक करता था या वो उस पर विश्वास नहीं करता था, हमेशा शक की एक दृष्टि उस पर रखता था, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि इस रूप में दर्शनीय है। यानी कि इस उन्होंने अपने काव्य में इस बारे में बताया है। तो देखिए पंक्ति क्या है,
अविश्वास, हाँ, अविश्वास ही नारी के प्रति नर का। नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। यानी कि नारी पे अविश्वास रखता है नर, और नर के तो 100 दोष, 100 गलतियां भी माफ है, क्योंकि वो घर का स्वामी है। तीसरी विशेषता मिलती है हमें नारी के प्रति नर का वासनागत दृष्टिकोण। यानी कि जैसे कि नारी को सिर्फ भोग का सामान माना जाता था, सिर्फ बच्चे करे जाते थे उससे, और उसके अलावा उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता था। तो उस चीज के लिए कहते हैं नारी के प्रति नर की वासनागत विचारधारा को देख गुप्त जी भी आक्रोश से परिपूर्ण हो जाते हैं, और वे नर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या उसके स्वरूप में बहनत्व, मातृत्व और पुत्रित्व गरिमा नहीं, जैसा कि विद्यता के स्वर्ग द्रष्टव्य हैं। यानी कि यहाँ पे कहते हैं नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। आगे देखिए, अन्याय व अत्याचार का विरोध। गुप्त जी ने न्यायोचित कार्य करने की प्रेरणा दी है। वे समाज में व्याप्त अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध निर्भय होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इसमें देखिए, इसके लिए पंक्तियां हैं, न्याय धर्म के लिए लड़ो तुम, ऋतु हित समझो बूझो, अन्य गाज निर्दय समाज में निर्भय होकर जूझो। आगे देखिए, धार्मिक एकता की भावना। अब धार्मिक एकता की भावना क्या है? गुप्त जी ने धार्मिक विचारों का गहन अध्ययन किया है। वे परम वैष्णव पंथी राम के अनन्य भक्त थे, किंतु उनमें संकीर्ण वानता थी। जहां राम के प्रति स्तवन करते हुए कहा है कि हो गया निर्गुण सगुण साकार है, यानी कि निर्गुण का रूप जो है वो सगुण में साकार हो गया है, वहां कृष्ण के प्रति भक्ति की अनन्यता व्यक्त करते हुए कहते हैं, धनुर्वर्णा या वेणु श्याम रूप के संग कहकर दोनों को एक ही रूप में स्वीकार किया गया है। तदंतर गुरुकुल काव्य की रचना कर सिखों के धर्म गुरुओं के प्रति तथा कावा तथा कागवल की रचना कर मुसलमानों के धर्म गुरु मोहम्मद शाह के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, इतना ही नहीं, मंगल घट में राम, रहीम, बुद्ध और ईसा को ईश्वर का एक ही स्वरूप मानते हैं। जैसे राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान कहाँ, इतने पर भी ईश्वर के विविध नामों से पुकारे जाने पर कबीर, नानक, दादू और महात्मा गांधी को अवतारी पुरुष की संज्ञा देकर ईश्वर की ही लीला का रूप माना है, जो कि सब में मानव के रूप में ही है, और सबसे ही ईश्वर के नाम पर संघर्ष करने का विरोध है। यानी कि सभी से ईश्वर के नाम पर उन्होंने कहा है कि चाहे ईश्वर है, चाहे राम है, चाहे अल्लाह है, चाहे बुद्ध है, चाहे ईसा है, चाहे कोई भी है, ठीक है, भगवान सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, नाम भले ही अलग अलग हैं। तो इन नामों को लेकर तुम विरोध मत करो, इन नामों को लेकर तुम मत लड़ो, ये चीज यहाँ पर कही गई है। तो देखिए, जैसा कि द्रष्टव्य है, यानी कि जैसा कि आपको दिखाया गया है, पंक्ति है, कह दो पुकार कर तुम वह एक है, और हम पावे उसे चाहे जिस रूप में, ईश्वर के नाम पर कलह भला नहीं, देखता है भाव मात्र वह निज भक्त का। यानी कि भक्त के मन में क्या भाव है ये ईश्वर देखता है, ठीक है। आप किसी भी नाम से उसे पुकार लो, जिस भी रूप में आप उसे पालो, जिस भी रूप में आप उसे देख लो, इससे मतलब नहीं है कि भाई राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, रहीम बड़े हैं, बुद्ध बड़े हैं, ईसा बड़े, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ईश्वर एकमात्र शक्ति है जो कि हमारे आसपास रहती है। कोई कण, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई जानवर, कोई ऐसा नहीं जिसमें कि ईश्वर ना मिले, ठीक है। तो सभी में ईश्वर का वास है, उसके नाम पे लड़ना, धर्म के नाम पे लड़ना, ये चीज गलत है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है। आगे देखिए, राजनीतिक दृष्टि से युगानुकूलता। गुप्त जी के समय में अंग्रेजों का शासन था। राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी, और भारतवासी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्र भावना जागृत करके अंग्रेजों का असहयोग कर रहे थे। देखिए यहाँ क्या है, गुप्त जी का जो समय था, यानी कि जो द्विवेदी युग था, उस समय में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का कैसे विरोध कर रही थी, गांधी जी के साथ मिलके आंदोलन कर रही थी, ठीक है। और जो भारतवासी थे, यानी कि जो नॉर्मल लोग थे जो कि आंदोलन नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया,
ठीक है, यानी कि स्वदेशी अपनाओ, वो जब उस समय चला था ना, आपने इतिहास में पढ़ा होगा स्वदेशी अपनाओ वाला, वही जो काम था वो चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या है, राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्र भावना जागृत हुई। ठीक है, और अंग्रेजों का असहयोग किया, यानी कि जो पैसा हम अंग्रेजी सामान खरीदने में लगाते हैं, वो स्वदेशी आंदोलन चला के हमने अपने देश का पैसा अपने देश में लगाया। ठीक है, तत्कालीन नेता लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष आदि स्वतंत्र प्राप्ति के निमित्त आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे। गुप्त जी राजनीति में सक्रिय भाग तो न ले सके, किंतु अप्रैल 1941 में भारत रक्षा विधान के अंतर्गत बंदी बना लिए गए। 7 माह के कारावास ने यद्यपि गुप्त जी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विवश कर दिया, किंतु वे राजनीतिक विचार को काव्य में ही व्यक्त करते रहे, यानी कि वो राजनीति में नहीं गए, उन्होंने अपनी सारी राजनीति अपने काव्यों में ही निकाली। ठीक है, गुप्त जी ने भारत भारती रचना करके देशवासियों को सचेत किया कि विदेशी शासन चाहे कितना ही विवेकपूर्ण क्यों ना हो, उसे उखाड़ ही फेंकना चाहिए, यानी विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसे एक दिन उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है। आगे देखिए, इसके लिए कहते हैं, शासन किसी पर जाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो संभव नहीं है, किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। ठीक है, आगे देखिए, स्वदेश प्रेम की भावना। गुप्त जी का संपूर्ण काव्य राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। उन्होंने भारत को संसार का गुरु मानते हुए अतीत के गौरव का गान किया है। स्वदेश प्रेम के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जो भी कार्य हो वह मातृभूमि के लिए हो, अश्रु टपके तो मातृभूमि की दयनीय दशा पर ही टपके। अपनी उच्चतम भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं, मैं हूं तेरा सुवन चढ़ूं सरसू कहीं, मैं हूं तेरा जलद बढ़ूं बरसू कहीं। ठीक है, आगे देखिए, विश्व बंधुत्व की भावना। गुप्त जी का काव्य राष्ट्रीय भावना से ही नहीं, वासुदेव कुटुंबकम की भावना से भी परिपूर्ण है। वे राम का जन्म मात्र भारतवासियों के कल्याण के निमित्त ही नहीं मानते, वे संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझते हुए उसके उचित मार्गदर्शन के निमित्त राम को संसार के मार्गदर्शन के रूप में मानते हैं। देखिए, गुप्त जी क्या है, वो क्या मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। ठीक है, ये भावना उनके अंदर थी। तो उन्होंने ये कहा कि राम का जन्म सिर्फ भारतवासियों के कल्याण के लिए नहीं हुआ है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। पूरे संसार के मार्गदर्शक कौन है, राम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उनकी पंक्ति है, पथ दिखाने के लिए संसार को, दूर करने के लिए भूभार को, सफल करने के लिए जनदृष्टियां, क्यों न करता वह सर्वो निज सृष्टियां। तो यहाँ देखिए, उपयुक्त राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण विवेचन प्रमाणित करता है कि गुप्त जी राष्ट्रीय कवि तो हैं, साथ ही वे युग के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करते हुए अखिल विश्व की के मार्ग का दर्शन किया है, और उनका साहित्य तत्कालीन समाज के प्रतिबिंब को पूर्ण रूप से अपने में समाहित किए हुए है। देखिए, अब हमें यहाँ पे जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, इतनी सारी बातें पढ़ी, तो हमें क्या पता चलता है कि जो मैथिली शरण गुप्त थे, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना तो मिलती है हमें। ठीक है, तो इसलिए वो राष्ट्रीय कवि तो है ही, हम जानते हैं उन्हें राष्ट्रीय कवि का एक औहदा मिला हुआ है, वो राष्ट्रीय कवि है, लेकिन वो ऐसा इस युग का ऐसा प्रतिनिधित्व भी करते हैं कि जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अखिल विश्व के मार्ग का दर्शन किया है, यानी कि उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक मार्गदर्शन दिया है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। उनका जो साहित्य है, तत्कालीन समाज, यानी तत्कालीन समाज का अर्थ क्या हुआ कि यानी कि उस समय का जो समाज था उसके प्रतिबिंब के पूर्ण रूप से अपने में समाहित किए हुए, यानी कि उसका प्रतिबिंब हमें देखने को, वो उस समय का जो समाज था वो हमें एज इट इज इनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। यानी कि आज है, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य को पढ़ा जाए तो हमें पता है कि जो द्विवेदी युग का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जिस समय मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाएं की थी, उस समय समाज में क्या चल रहा था, राजनीति में क्या चल रहा था, आसपास संस्कृति में, धार्मिकता में क्या चल रहा था, कैसी लोगों की मानसिकता थी, ये चीज हमें बहुत अच्छे से वहां देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, साथ ही आपकी बुक भी कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा आपको। उसके अलावा
थैंक यू कि मेरे जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपके एग्जाम में आए हैं और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।